देखते हैं। देखें, हम तो थे, हम एक्चुअली डिस्कस कर रहे थे ग्रुप एंड सॉर्ट कि ग्रुप एंड सॉर्ट क्या होता है और इसको हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। देखें, फाइनली म्यूट करें, शुड नॉट बी डिस्ट्रैक्शन। ओके। अच्छा, तो हमारे पास ग्रुप एंड सॉर्ट क्या था, पहले हम प्रोजेक्ट पे विंडो में आते हैं और उसके बाद जो हमारे पास अपना प्रोजेक्ट है उसको राइट क्लिक करके हम ओपन करते हैं, क्योंकि हम इस प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे। ठीक है। ग्रुप एंड सॉर्ट का मतलब ये होता है कि पहले इस प्रोजेक्ट, ये जो आपके सामने प्रोजेक्ट हैं, पहले इस प्रोजेक्ट की एक ग्रुपिंग करना जो कि हम कर चुके हैं। उसके बाद इसको सॉर्ट आउट करना। सॉर्ट आउट का मतलब क्या है कि उसको हम विद रिस्पेक्ट टू प्रायोरिटी सॉर्ट आउट करते हैं, विद रिस्पेक्ट टू इस रेटिंग सॉर्ट आउट करते हैं। तो सॉर्ट का मतलब क्या है कि जो सेम प्रोजेक्ट के ऊपर सेम प्रोजेक्ट मैनेजर होगा, उसका चूंकि कोड हमने ऑलरेडी असाइन किया हुआ है तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, सॉर्ट आउट हो जाएगा। अब हमारे पास फिल्टर है, फिल्टर के साथ ग्रुप एंड सॉर्ट है। तो ये ग्रुप एंड सॉर्ट होता है, एक्चुअली ये हमारे पास हर वक्त इस्तेमाल होता है। हम जो भी टर्म इस्तेमाल करते हैं P6 के अंदर, प्लानिंग के अंदर, वही टर्मिनोलॉजी हमारी सॉर्ट ऑप्शन में आती है और फिर हम उसको यूज करते हैं। तो ग्रुप एंड सॉर्ट में आने के बाद पहले पहले हम कस्टमाइज पे आते हैं, और कस्टमाइज में आने के बाद यहाँ पे आपको मिलेगा ग्रुप बाय। और ग्रुप बाय में आने के बाद हम यहाँ पे वन बाय वन उन्हीं ही कोड्स को सर्च करते हैं जो हमने सेलेक्ट किए थे, जो हमने असाइन किए थे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये चेक कर लेते हैं प्रोजेक्ट मैनेजर। इट मीन्स दैट कि अब हम वो वाला कोड असाइन करने जा रहे हैं, वो वाला कोड सेलेक्ट करने जा रहे हैं कि ये जो एक्टिविटी है, इस एक्टिविटी का यानी कि जो प्रोजेक्ट है, इसमें हर प्रोजेक्ट का प्रोजेक्ट मैनेजर कौन सा है। अगर जिसका प्रोजेक्ट मैनेजर सेम है तो उसका कोड अलग से असाइन होगा, जिसका डिफरेंट है तो उसका डिफरेंट असाइन होगा। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, प्रोजेक्ट मैनेजर को असाइन करके मैंने अप्लाई करके ओके किया। तो देखें, यहाँ पे कोड मेरे पास क्या आ रहा है, कोड मेरे पास ये आ रहा है कि इन दो प्रोजेक्ट्स का इंजीनियर नेम जो है ये पीएम है, इस प्रोजेक्ट का इंजीनियर वलीद पीएम है। और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो प्रोजेक्ट हैं, इनके जो पीएम है वो इंजीनियर सैफुल्ला हैं। ठीक है। और इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक इंजीनियर हामिद रजन है। अब हमारा जो प्रोजेक्ट आ रहा है वो कहीं आई थिंक सो नीचे, यहाँ कहीं पे आ रहा है। इंजीनियर कोसर साहब जहाँ पे हैं, वो सिर्फ एक ही प्रोजेक्ट हमारे पास आ रहा है। इट मीन्स दैट कि एक ही प्रोजेक्ट जो है उसके इंजीनियर कोसर साहब वो डील कर रहे हैं। अब इंजीनियर मंसूर साहब हैं, ये मल्टीपल प्रोजेक्ट डील कर रहे हैं, वन टू थ्री। बट इंजीनियर कोसर साहब इज डीलिंग विद ओनली वन प्रोजेक्ट। देयर फोर यहाँ पे सिर्फ एक प्रोजेक्ट आ रहा है। अब हम ये सिलेक्ट करते हैं कि वो कौन कौन सा प्रोजेक्ट है जिसका रिस्क सेम है। यानी वो कौन सा प्रोजेक्ट है जिसका रिस्क 30% है, वो कौन सा प्रोजेक्ट है जिसका रिस्क 20% है, वो कौन सा प्रोजेक्ट है जिसके अंदर रिस्क है ही नहीं। तो हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं और ओके करते हैं। तो अब वो ग्रुप जिसका रिस्क, जिसमें रिस्क नहीं है, वो हमने अप्लाई किया है कि नॉन अवेलेबल, यानी ये वाले जो प्रोजेक्ट्स हैं इनके अंदर रिस्क नहीं है। लेकिन ये वाले जितने भी प्रोजेक्ट्स हम कर रहे हैं, आज से पहले हमने जितने प्रोजेक्ट्स किए हैं, इस पॉइंट से लेकर और इस पॉइंट तक हमारे पास क्या आ रहा है, देखिए अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। अच्छा, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक हमारे पास जितने भी प्रोजेक्ट आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि इस प्रोजेक्ट के अंदर 30% रिस्क है। अरे धोबी। ये क्या कर रहे हो आप यार। इस तरह आप तो बात नहीं करनी चाहिए किसी से। आप एजुकेटेड बंदे हो, इंजीनियर बंदे हो यार, थोड़ा सा अ, इस तरह मत करो। ठीक है। अच्छा, तो आपके पास क्या है, पता नहीं यार ये किस तरह। ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास क्या है, अब रिस्क रेटिंग हमारे पास 50 है। ठीक है। अब ये जो 50 है, ये इसका मतलब क्या है कि आपके पास जो रिस्क रेटिंग आ रही है वो इस प्रोजेक्ट की 50% है। और ये जो प्रोजेक्ट है, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, वो आपके पास क्या है, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक इस प्रोजेक्ट की रिस्क रेटिंग 90 है। ठीक है।
तो ये क्या है, ये आपके पास एक ग्रुप बना हुआ है, एक कोड बना हुआ है। बट ये वैसे नहीं बनता। ये कैसे बना है, ये हमने जिस प्रोजेक्ट के ऊपर 30% रिस्क असाइन किया है, जैसे यहाँ पे देखें इसमें भी 30 है, फिर इसको असाइन किया इसमें भी 30 है, इसमें अगर आप देखें यहाँ पे भी आपको 30 नजर आएगा, यहाँ पे भी 30 नजर आएगा, और यहाँ पे भी 30 नजर आएगा। अब P6 के अंदर क्या है कि ऑलरेडी ग्रुप तो बना हुआ है। तो जब हम उसको सॉर्ट करते हैं तो जिस प्रोजेक्ट का रिस्क एक साथ 30% है या 40% है, वो उन सब प्रोजेक्ट को कंबाइन कर लेता है। सिंपल इज दैट। ठीक है। तो हमें उससे आसानी हो जाती है। अब जाहिर सी बात है, अगर फॉर एग्जांपल ये ना हो, ठीक है, और मुझे ये कहा जाए कि इनिशियल रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो हमारी फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनी थी, मैं आपको इंशाल्लाह फिजिबिलिटी रिपोर्ट भी सेंड कर दूंगा आफ्टर क्लास, ताकि आप उसको पढ़ लें, उसको देख लें। तो फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूं कि मेरे पास ये प्रोजेक्ट हैं सारे, आपको स्क्रीन पे दिए गए हैं। अब मैं आपसे कहूं कि यार इसमें से वो वाले प्रोजेक्ट आपने सेलेक्ट करने हैं जिसका रिस्क 30% है। तो आप किस तरह सेलेक्ट करेंगे? अगर आप यहाँ पे वन बाय वन आप सर्च करेंगे, यहाँ पे आप आते हैं, यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे तो आप सिलेक्शन की तरफ कभी जा भी नहीं सकते। ठीक है, ये देखिए अब यहाँ पे आपके पास 90 है, फिर अगर आप इस पे आते हैं तो यहाँ पे 30 है, फिर आप यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे 30 है, फिर यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे आपके पास कितना है, यहाँ पे है ही नहीं। तो इसका क्या फायदा है, ग्रुप एंड सार्ट हमें क्या कर रहा है, एक ग्रुप बना के हमें वो शो कर रहा है। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आपके पास जो एक आइटम है वो क्या है, इसके बाद आपके पास एक आइटम आ रहा है जिसमें हमारे पास है, एट दिस टाइम हमारे पास यहाँ पे आ रहा है कि प्रायोरिटी। प्रायोरिटी मीन्स दैट कि आप जो प्रोजेक्ट है वो कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं जिनको आप हाई प्रायोरिटी दे रहे हैं, वो कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं वो जिनको आप लो प्रायोरिटी दे रहे हैं। और आपने सेलेक्ट कहाँ से करने हैं, आपने सेलेक्ट भी इसी लिस्ट से करने हैं। अब बजाय इसके कि आप वन बाय वन सेलेक्ट करें, अगर आपने ऑलरेडी उसका ग्रुप बनाया हुआ है, उसको सॉर्ट किया हुआ है, तो आप यहाँ पे अप्लाई करें और यहाँ पे ओके करें। तो देखें, इस पॉइंट के अंदर आप देखें, ये जो पॉइंट है हमें हाई प्रायोरिटी दी जा रही है, यानी ये जितने भी आइटम हैं ये सारे हमें हाई प्रायोरिटी की बेस के ऊपर हैं, लेकिन ये जितने भी प्रोजेक्ट हैं ये लो प्रायोरिटी के ऊपर हैं। ठीक है। और ये जो लिखा हुआ है नो प्रायोरिटी, इसका मतलब ये है कि इसके ऊपर हमने कोई कोड असाइन नहीं किए। अगर आप चेक करना चाहते हैं तो आप खुद देख लें कि वन बाय वन अगर मैं इसको ड्रॉप करता जाऊंगा तो आप देख लें कि यहाँ पे कोड असाइन है, लेकिन प्रायोरिटी का नाम आपको नजर नहीं आ रहा। अगर यहाँ पे प्रायोरिटी का नाम नजर आता हाई प्रायोरिटी, तो ये इस लिस्ट में ना होता, बल्कि ये कहीं इस लिस्ट के अंदर आपको नजर आ रहा होता। ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास क्या है कि इसके बाद जो हमारे पास है प्रोजेक्ट का स्टेटस क्या है। ठीक है, यानी कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो एक्टिव है, इनएक्टिव है, या वट एवर वो क्या है। तो आप जब प्रोजेक्ट स्टेटस चेक करते हैं तो ये आपका प्रोजेक्ट स्टेटस यहाँ पे आ जाता है। इसके अलावा हमारे पास स्पॉन्सर है। अगर आपने स्पॉन्सर को कोड बनाया हुआ है, उसको ग्रुप एंड सॉर्ट में बनाया हुआ है, तो आपको यहाँ पे स्पॉन्सर पता चल जाएगा कि आपका कौन सा प्रोजेक्ट, जैसे ये एक 3 प्रोजेक्ट हैं तो आपको गवर्नमेंट ने स्पॉन्सर किए हुए हैं। ये जो 4 प्रोजेक्ट हैं आपको ये इरशाद साहब ने आपको स्पॉन्सर किए हुए हैं। ये आपके सेल्फ स्पॉन्सर्ड हैं। और यहाँ पे आपके पास क्या है, नो स्पॉन्सर है। ठीक है। अब नो स्पॉन्सर का मतलब ये है कि इसके इसको जो स्पॉन्सर करने वाला है वो कोई भी नहीं है। ठीक है। तो इसको जो स्पॉन्सर करने वाला है वो कोई भी नहीं है, तो इसका मतलब ये नो स्पॉन्सर है। ठीक है। अच्छा, तो इसके बाद आपके पास क्या है, दोबारा ग्रुप एंड चार्ट में आते हैं, फिर कस्टमाइज पे आते हैं। अच्छा, यहाँ पे आपके सामने अब हमारे पास क्या होगा कि यहाँ पे आप मल्टीपल चीज़ें फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमने एक कोड दिया था वेस्म का। देखिए वेस्म वही कोड है, इफ़ यू रिमेम्बर, जो हमने अपना ही तरफ से मॉडिफाई किया था, हमने अपनी तरफ से ही बनाया था, वो वेस्म है। जब हम वेस्म में आके इसको अप्लाई करके इसको ओके करते हैं, देन यू कैन सी कि हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, वैस्म आ रहा है। तो वैस्म क्या है कि कंस्ट्रक्शन ऑफ रेजिडेंशियल बिल्डिंग की वैस्म है, पिशावर रेगुलर में वैस्म है। यानी कि वैस्म के पास इस वक्त 2 प्रोजेक्ट हैं। इफ़ यू रिमेंबर, यहाँ पे हमने सिर्फ 80 लाख बजट रखा था, और यहाँ पे हमने 1 करोड़ 35 लाख 48 हजार 650 रुपये बजट रखा था। अब ये जो पिशावर रेगुलर अल्मा की मैंने आपसे बात की है, 80 लाख की बात की है, तो इस 80 लाख के अंदर हमारे पास क्या था कि ये जो आपके पास कंस्ट्रक्शन ऑफ रेजिडेंशियल बिल्डिंग विद बेसमेंट था, तो यहाँ पे आप देखें कि ये आपके पास जो है ये आपके पास यहाँ पे क्या आ रहा है कि ये पिशावर ट्रिब्यूनल में आपके पास यहाँ पे आ रहा है। अब अगर मैं ये ऐड ना करता तो हमें पता ना चलता कि वैस्म के पास और कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं, उसके पीएम कौन कौन से हैं। तो इसका फायदा क्या हुआ है कि हमें एक पूरा रिकॉर्ड मिल गया वैस्म का,
कि वैस्ट का एक, इसके पास दो प्रोजेक्ट हैं, एक पिशावर एक रेलमा वाला है जिसका बजट 80 लाख है, और एक जो है वो हमारे पास अपना प्रोजेक्ट है इस्लामाबाद वाला जिसका प्रोजेक्ट बजट 1,35,48,000 है। यानी कि इसका फायदा क्या हुआ? इसका फायदा सिर्फ ये हुआ कि सिमिलर रिस्क हमने उसका एक ग्रुप बना लिया, और सिमिलर लोकेशंस का एक ग्रुप बना लिया, सिमिलर प्रोजेक्ट मैनेजर्स का एक ग्रुप बना लिया, सिमिलर कंपनी का जो ऑब्जेक्टिव्स था, जो उनकी बजट था, उनका हमने एक ग्रुप बना लिया। ठीक है। तो इसको हमने क्या किया, इसको बेसिकली हमने सॉर्ट कर लिया। अब हम क्या करते हैं, दोबारा ग्रुप एंड सॉर्ट में आते हैं, फिर कस्टमाइज में आते हैं, और इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं किसके अंदर, ईपीएस के अंदर। ईपीएस क्या है? ईपीएस इंटरप्राइज प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर है। वही स्ट्रक्चर है जो हमारी पुरानी सेटिंग थी, हम उस सेटिंग में दोबारा आ चुके हैं। तो यहाँ पे हमारा जो कोड का टॉपिक है, प्रोजेक्ट कोड का, वो एंड हो जाता है। अब हम मूव करते हैं डिफॉल्ट्स की तरफ। ठीक है, डिफॉल्ट्स की तरफ हम मूव कल करेंगे। आज हम मूव करते हैं एडमिन प्रेफरेंस की तरफ। टॉपिक भी थोड़ा छोटा है, ठीक है, क्योंकि आज जैसे मैंने बताया है कि दैट आई केम लेट फ्रॉम द साइड देयर फॉर आई एम टू हेक्टिक। तो हम इस तरह कर लेते हैं एडमिन, यानी कि दो टॉपिक आज हमने कवर करने थे। तो मेरा इरादा ये था कि आज हम डिफॉल्ट्स और रिसोर्सेज को, थोड़े बड़े टॉपिक हैं, हम कवर कर लेंगे। लेकिन आज हम कोर्स को का आधा हिस्सा और एडमिन प्रेफरेंस को हम कवर कर लेते हैं। अच्छा, एडमिन प्रेफरेंस क्या चीज़ है? देखिए, एडमिन प्रेफरेंसेस जो होता है वो बेसिकली आपने देखा होगा कि आप जिस कंपनी में काम करते हैं वहाँ पे भी एक बंदा एडमिन होता है। एडमिन क्या करता है? एडमिन एक एचआर की तरह होता है, जो सारी पॉलिसीज, जो उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस होती हैं, उसको क्या करता है, उसको सेट करता है। ठीक है। इसी तरह हमारा जो P6 है, हमारा जो प्राइमवीरा है, उसके अंदर भी एडमिन प्रेफरेंस होता है। तो एडमिन प्रेफरेंस में हमारे पास यहाँ पे पहला पहला जो फैक्टर आ रहा है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इसके अंदर, वो हम कवर करते हैं। इसमें हमारे पास आ रहा है स्टार्टिंग डे ऑफ द वीक, यानी कि आपका जो हफ्ता शुरू होगा वो किस दिन से शुरू होना चाहिए। आइदर वो सैटरडे से शुरू हो या मंडे से शुरू हो। देखिए, हम जो कैलेंडर बनाएंगे, इंशाल्लाह हम जो कैलेंडर बनाएंगे उसके अंदर हम जो छुट्टी देंगे वो फ्राइडे के दिन की देंगे। ये बात आपने माइंड में रखनी है। हम जो छुट्टी देंगे वो इंशाल्लाह हम फ्राइडे के दिन की छुट्टी रखेंगे। तो फ्राइडे के दिन की छुट्टी में हमारे पास क्या होगा कि अगर फ्राइडे के दिन की छुट्टी है तो फर्स्ट डे ऑफ द वीक सैटरडे है। लेकिन अगर हम उसी तरह संडे की छुट्टी की तरफ जाते हैं, हम संडे को छुट्टी रखते हैं, तो फिर हमारा जो फर्स्ट डे ऑफ वीक है दैट विल बी मंडे। ठीक है। तो यहाँ पे हम मंडे को लिख के उसको हम बंद कर देंगे। लेकिन फॉर नाउ वी आर इंटरेस्टेड इन सैटरडे, सो आई एम गोइंग फॉर द सैटरडे, बिकॉज सैटरडे, क्योंकि हमारी छुट्टी फ्राइडे को होगी, और ऑलमोस्ट सऊदीया जो है, सऊदीया में भी छुट्टी फ्राइडे को होती है। और पाकिस्तान है, पाकिस्तान के अंदर भी जो छुट्टी होती है वो फ्राइडे को होती है। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे क्या है, हमारे पास है स्पेसिफाई द डिफॉल्ट ड्यूरेशन फॉर न्यू एक्टिविटीज। यानी कि हमने यहाँ पे क्या करना है, हमने यहाँ पे जो डिफॉल्ट ड्यूरेशन है न्यू एक्टिविटीज की वो कितनी होनी चाहिए। देखिए, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिमिलरली ये है कि आप यहाँ पे किसी भी एक्टिविटी को ऐड करते हो, किसी भी एक्टिविटी को आप यहाँ पे ऐड करते हो, तो उसकी जो डिफॉल्ट ड्यूरेशन आपके सामने आती है, वो आपके सामने कितनी आती है? वो 7 आती है। अब चूंकि आप एडमिन हो, आप अपनी पॉलिसीज खुद बना रहे हो, आप ये बताओ कि आप जब फर्स्ट डे ऑफ वी आप जब न्यू ड्यूरेशन ऐड करोगे तो वो कितनी आनी चाहिए? इंजीनियर आंसर, ख्याल रखें, ठीक है। बी केयरफुल अबाउट योर माउथ, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास क्या डिफॉल्ट ड्यूरेशन कितनी आनी चाहिए? तो आई एम ओके विद द डिफॉल्ट ड्यूरेशन इज 5। अगर डिफॉल्ट ड्यूरेशन आप यहाँ पे 5 करते हो, तो उसका फायदा क्या होगा कि आप यहाँ पे अगर राइट क्लिक करके आप यहाँ पे ऐड करके, अगर आप इसको यहाँ पे देखें, अब आपके पास जो डिफॉल्ट ड्यूरेशन है वो 5 आ रही है। ठीक है। इसी तरह अगर आप यहाँ पे ऐड करते हो, दोबारा ऐड करके इसको फिनिश करते हो, तो अब आपके पास डिफॉल्ट ड्यूरेशन 5 आ रही है। क्यों? क्योंकि आपके पास जो एडमिन था, जो एडमिन सेटिंग थी बैक एंड से, वो हमने वहाँ पे 5 7 हमने 5 की हुई है। इसके अलावा आपके पास है डेटा लिमिट। देखें, डेटा लिमिट हमारे पास डिफरेंट आइटम्स होते हैं। डेटा लिमिट होती क्या है? देखिए, हमारे पास जो डेटा लिमिट होती है, ईपीएस है या डब्ल्यूबीएस है, ट्री मैक्सिमम लेवल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ये समझना है कि लेवल्स क्या होते हैं। देखिए, लेवल्स बेसिकली एक वो कैटेगरी है कि लेवल्स मींस दैट मोर डिटेल। यानी अगर आप जिस तरह एक हम बचपन में गेम्स खेलते थे, जिसमें हम कहते थे कि लेवल 1 हमारा कंप्लीट हो गया, लेवल 2 कंप्लीट हो गया, लेवल 3 कंप्लीट हो गया, और आज हम कहते थे कि हम आज लेवल 50 के ऊपर हैं। इसका मतलब ये है कि हम उस गेम को मजीद, उसको हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। यानी एक मिशन से निकल के उससे बड़ा मिशन आ गया, फिर उससे बड़ा आ गया। अगर हम लेवल 1 पे रहेंगे, तो लेवल 1 तो बहुत छोटा होता है, उसमें तो कोई डिटेल भी नहीं होती। प्लानिंग के अंदर भी लेवल्स इसी को कहते हैं, इट मीन्स दैट मोर डिटेल। मोर डिटेल किसको कहते हैं कि हमने एक आइटम हमने ऐड किया, फिर उसके अंडर मजीद कौन सी आइटम है, उसको मजीद हमने लेवल में डिफाइन किया, मजीद उसको हमने
उसका WBS बनाया। ठीक है, तो इसको बेसिकली चाइल्ड्स भी कहते हैं। इंशाल्लाह आगे डीपली मैं एक्सप्लेन करूंगा इन द WBS। फॉर नाउ आप इतना समझ लें कि लेवल्स मीन्स दैट व्हेन वी विल गो इन मोर लेवल्स, इट मीन्स दैट वी आर गोइंग इन मोर एंड मोर एंड मोर डिटेल। अब यहाँ पे आपके पास जो मैक्सिमम WBS लेवल होते हैं या EPS लेवल होते हैं वो 50 होते हैं, 50 से ऊपर आपके पास नहीं होते, आप इसको लेके जाएं नहीं होते। ठीक है। और एक बात आपने हमेशा याद रखनी है कि एक जो लेवल होता है, जो आपका मैक्सिमम एक प्रोजेक्ट का जो लेवल होता है, हम 10 लेवल तक हम प्रोजेक्ट में जा सकते हैं, 11 लेवल तक। यानी कि हमारा प्रोजेक्ट जो है, इससे ऊपर बहुत कम चांसेस हैं कि इससे ऊपर हमारा प्रोजेक्ट हो। अगर आप इंटरव्यू में काम कर रहे हो, आप किसी इंटरव्यू में हैं और वो आपसे पूछता है कि आपने जो प्रोजेक्ट बनाया था लास्ट टाइम वो कितने लेवल्स तक बनाया था, तो वो अगर WBS लेवल का पूछ रहे हैं, एक स्केजुअल लेवल होता है वो और चीज़ है, तो आपने कहना है कि सर मैं लेवल 10 तक मैं गया था उसके अंदर, तो वो समझ जाएगा कि ये बंदा डिटेल्ड लेवल की बात कर रहा है, ये बंदा समरी स्केजुअल की बात कर रहा है, ये बंदा समरी लेवल की बात कर रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे लेवल हमारे पास क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। देखें, अब ये आपके पास क्या है, एक ग्रुप एंड सॉर्ट है। यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ, इसके अंदर मजीद मैं ऐड करता हूँ, मैं मजीद ऐड करता हूँ कि जितने मैं लेवल्स बढ़ा रहा हूँ ये इंक्रीज हो रहे हैं। यानी कि अगर मैं राइट क्लिक करके कोलैप्स 2 करता हूँ तो एट दिस टाइम मैं लेवल 4 के ऊपर हूँ। मैं मजीद इसको डिफाइन करता हूँ, इसको मैं मजीद इसके अंडर लेके जाता हूँ। अब मैं कोलैप्स 2 में आता हूँ तो अब आप देखें हम लेवल 6 पे हूँ। यानी कि आप जितना इसको डिटेल करते जाएंगे, डिटेल में जाते जाएंगे, इसको ब्रेक डाउन करते जाएंगे, आपके नंबर ऑफ लेवल्स इंक्रीज होते जाएंगे। ठीक है। लेकिन इसको हम वैसे जनरली तो नहीं ले सकते, इसको हम इंशाल्लाह हमने प्रॉपर BOQ से लेना है। तो फॉर नाउ इसको हम यहाँ से खत्म कर देते हैं। तो लेवल्स का मतलब क्या होता है, मोर डिटेल। तो अगर आप इसको चार्ट व्यू में देखेंगे तो चार्ट व्यू में देखें कि आप मजीद डिटेल लेवल में गए हैं। यानी पहले इसकी ब्रांच, फिर इसका चाइल्ड, फिर इसका चाइल्ड, फिर उसका चाइल्ड और फिर उसका चाइल्ड। ठीक है। तो ये इंशाल्लाह डिटेल में डिस्कस करेंगे। फॉर नाउ आप जस्ट ये कॉन्सेप्ट समझें कि लेवल होता क्या है और लेवल की डिटेल क्यों इंपॉर्टेंट होती है। तो अगर आप में से किसी का लेवल यहाँ पे 7 है, तो आप उसको इंक्रीज करें 50 के ऊपर, मैक्सिमम के ऊपर। वो इसलिए क्योंकि अगर आप प्रोजेक्ट को जिस तरह भी मैंने आपको दिखाया है कि लेवल 6 तक मैंने जस्ट जनरली ड्राफ्ट किया है। अगर आपका प्रोजेक्ट फॉर एग्जांपल लेवल 50 तक जाएगा, लेवल 11 तक जाएगा, तो वो नहीं जा सकेगा क्योंकि आपने एडमिन की पॉलिसीज यहाँ पे चेंज की हुई हैं। इसको हम वर्क पैकेजेस कहते हैं। दीज आर कॉल्ड वर्क पैकेजेस। ठीक है। माइक्रो प्लानिंग वी कैन से दैट वर्क पैकेजेस। ठीक है। इन द वर्क पैकेजेस वी नॉर्मली डिवाइड द लेवल्स इनटू द डिफरेंट वर्क पैकेजेस। ठीक है। तो इसको आप इस तरह कर लें, इसको आप यहाँ पे 50 पे कन्वर्ट कर लें। इसके अलावा हमारे पास है OBS ट्री मैक्सिमम लेवल्स। अब OBS क्या है, OBS हमने लास्ट टाइम बनाया था। तो OBS आपके पास क्या है, देखें, अगर हम इंटरप्राइज प्रोजेक्ट पे आते हैं, इंटरप्राइज पे आते हैं, फिर प्रोजेक्ट OBS पे आते हैं, तो यू कैन सी ओवर हियर वेरी क्लियरली कि आपके पास यहाँ पे क्या है, ये जो ट्री बना हुआ है ये लेवल्स हैं। यानी कि आपके पास जो OBS का मैक्सिमम लेवल है वो 25 तक है। इससे ऊपर अगर आप जाएंगे तो वो उसको एडमिन अलाउ नहीं करता। ठीक है। अब इसको P6 ने नहीं अलाउ किया हुआ, इसमें हमारा कुछ है नहीं लेना देना। तो इससे ऊपर की सेटिंग हम नहीं कर सकते क्योंकि बाय डिफॉल्ट उसको P6 ने ही ऐसा रखा है। तो इसके अंदर हम कुछ भी नहीं कर सकते, ना आप कुछ कर सकते हैं ना मैं कुछ कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे 30 दूंगा तो ये बाय डिफॉल्ट आपको कहेगा कि देर इज एक्चुअली 25 लेवल्स। सिमिलरली रिसोर्सेज ट्री मैक्सिमम लेवल्स, अगर आप रिसोर्सेज की बात करते हैं तो हमारे पास जो रिसोर्सेज का ट्री है उसके अंदर भी हमारे पास डिफरेंट ट्री हमारे पास बनता है। तो उसमें भी हमारे पास क्या होते हैं, डिफरेंट लेवल्स हमारे पास होते हैं। ठीक है। तो इसमें जो हमारे पास लेवल्स हैं वो भी हमारे पास क्या है, वो भी हमारे पास अलाउ कितने हैं, दैट इज एक्चुअली ओनली एंड ओनली अलाउ अप टू, इसको मैं दोबारा कन्वर्ट कर लेता हूँ दिस वन। ठीक है। उसमें भी हमारे पास जो अलाउ हैं वो भी हमारे पास राउंड अबाउट यहाँ पे गिवन है, दैट इज एक्चुअली यू कैन सी दिस वन। इसी तरह रोल है, उसके लेवल्स हैं। कास्ट अकाउंट है, ये इंशाल्लाह हमने नेक्स्ट क्लास में पढ़ना है ये क्या होता है, उसके अपने लेवल हैं। एक्टिविटी कोड्स हैं, उसके भी अपने लेवल हैं। प्रोजेक्ट कोड है। अब प्रोजेक्ट कोड के लेवल कहाँ पे डिफाइन होते हैं, प्रोजेक्ट कोड की जो लेवल हैं, क्योंकि हमने पढ़ा है, मैं बता भी देता हूँ आपको। प्रोजेक्ट कोड में क्या होगा कि अगर आप प्रोजेक्ट कोड पे आते हैं तो प्रोजेक्ट कोड में फॉर एग्जांपल हम आ जाते हैं किसी भी इसकी तरफ।
तो यहाँ पे आपके पास क्या है, इसको चार्ट व्यू में देखते हैं तो देखिए यहाँ पे कोई लेवल यानी कोई ब्रांच यहाँ पे डिफाइन नहीं हुई है। लेकिन अगर हम यहाँ पे ही क्या करते हैं, यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम अकाउंटिंग है, इसी के नीचे ही कुछ हम ऐड कर लेते हैं। ठीक है, इस एरोस को यूज करके इसके अंदर और ऐड कर लेते हैं, फिर इसके अंदर हम और ऐड कर लेते हैं। तो इससे क्या होता है कि इससे अगर आप देखेंगे तो ये लेवल्स हमारे इंक्रीज हो रहे हैं। लेकिन इसके लिए भी हमें एक स्पेसिफिक हमें एक बाउंड्रीज दी हुई है, हमें एक लिमिट दी हुई है कि आपने इससे ऊपर नहीं जाना, इससे कम नहीं जाना, इससे ऊपर नहीं जाना। ये भी आपने पॉलिसीज यहाँ पे सेट करनी है। दैट इज एक्चुअली प्रोजेक्ट कोड, सिमिलरली फॉर द एक्टिविटी कोड एंड सिमिलरली फॉर द रिसोर्स कोड। रोल, रोल किसे, रोल बेसिकली क्या चीज़ होती है, ये बेसिकली जो होता है द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द पर्सन इज कॉल्ड रोल। जो पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो रोल होती है। और रोल कोड्स का ट्री जो मैक्सिमम लेवल होता है वो 25 हमने यहाँ पे रखा हुआ है। इसी तरह ये लेवल्स हैं, इनको आपने नहीं छेड़ना, ठीक है। और यहाँ पे जो एक्टिविटी कोड्स हैं मैक्सिमम, वो आप इन 500 पे पूरा का पूरा लिखें। बेस लाइन पर प्रोजेक्ट आप 11 लिखें। इससे भी ऊपर आप लेके जा सकते हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है। ये इससे कोई इफेक्ट जो है वो नहीं आता। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्या है कि ये तो हमारे पास डेटा लिमिट हो गई, किस चीज़ की, लेवल्स की हो गई। यानी कि लेवल्स हमेशा आपने माइंड में रखने हैं कि लेवल्स हमेशा बनते हैं हायरार्की से। हायरार्की बेसिकली, हायरार्की क्या है कि अभी जो मैंने आपको लेवल्स भी दिखाए हैं, चार्ट व्यू दिखाया, वो हायरार्की है, ठीक है। हायरार्की बेसिकली ऑर्गेनोग्राम से बनती है। ऑर्गेनोग्राम क्या है, जो हम लिखते हैं ना, हमने यहाँ पे लिखा फॉर एग्जांपल CEO, फिर उसके अंदर हमने ऐड कर लिया जनरल मैनेजर, ये क्या है, ऑर्गेनोग्राम। तो हमने क्या किया, इसकी हायरार्की हमने बनाई, हायरार्की के लिए एक हमारे पास चार्ट व्यू के अंदर आ गया, ठीक है। तो लेवल्स हमेशा, जब भी आपके माइंड में लेवल्स आए तो आप समझ जाएं कि ये फादर है, फिर उसके अंडर उसकी चाइल्ड्स हैं। दैट इज माइक्रो प्लानिंग और वर्क पैकेजेस। अच्छा, उसके बाद आपके पास क्या है कि आईडी लेंथ। अब आईडी लेंथ हमारे पास क्या है, प्रोजेक्ट आईडी मैक्सिमम करेक्टर। अब प्रोजेक्ट आईडी क्या है, अगर आपको याद हो तो हमने यहाँ पे प्रोजेक्ट आईडी दी थी पहली पहली क्लास में, फर्स्ट क्लास के अंदर, जिसके अंदर हमने ये वाले आईडीज को हमने पुट किया था। अगर इन आईडीज में अगर आपकी कैलिब्रेशन 40 से कम है, या 40 है या 40 से कम है, तो आप यहाँ पे इसको इंक्रीज करके अपनी प्रोजेक्ट आईडी पूरी पूरी यहाँ पे ला सकते हैं। सिमिलरली WBS कोड मैक्सिमम करेक्टर है। अब WBS कोड हमारे पास क्या होता है, देखिए अगर आप इसमें WBS पे आते हैं तो ये हमारे पास WBS कोड है। इफ यू विल, आपने इस हेडिंग को देखना है, इस हेडिंग्स को देखना है। ये जो आपके पास क्या है, दिस इज एक्चुअली WBS कोड। तो WBS कोड जो है, अगर इसका लेवल भी आपके पास कम आ रहा है, आप देख रहे हैं कि राइटिंग में पूरा नहीं हो रहा, देन यू शुड गो फॉर इट। फिर क्या है, रिसोर्स आईडी मैक्सिमम करेक्टर। आप यहाँ पे रिसोर्स आईडी का मैक्सिमम करेक्टर कितना दे सकते हैं, एक्टिविटी आईडी आप मैक्सिमम कितनी लेके जा सकते हैं, कॉस्ट अकाउंट आईडी आप कितनी मैक्सिमम लेके जा सकते हैं, रोल आईडी आप कितनी मैक्सिमम लेके जा सकते हैं। एक्टिविटी आईडी मैक्सिमम करेक्टर का मतलब क्या है, देखिए एक्टिविटी आईडी का मतलब ये, अगर आप एक्टिविटीज की विंडो में आते हैं तो एक्टिविटी की विंडो में आपको क्या मिलेगा, ऐड करते हैं तो आपको ये मिल रहा है A1000। तो टॉप पे अगर आप हेडिंग देखेंगे तो एक्टिविटी आईडी है, और एक्टिविटी आईडी में अगर आप ये देखेंगे तो ये है A1000। इट मीन्स दैट एक्टिविटी आईडी, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे आपके पास क्या है, अर्न वैल्यू। अच्छा, अर्न वैल्यू में आपने बाकियों को इग्नोर करना है। यहाँ पे आके आपने क्या देखना है, यहाँ पे आपके पास बजटेड वैल्यूज विद करंट डेट्स का होना इंपॉर्टेंट है। अगर आपका बजटेड वैल्यूज विद प्लान डेट्स आ रहा है तो उसको आपने खत्म कर देना। अच्छा, बजटेड वैल्यूज विद प्लान डेट्स का मतलब क्या है, प्लान डेट्स में ये होता है कि जो हम क्लाइंट को प्रोवाइड करते हैं प्लान, हमने क्लाइंट को प्रोवाइड किया प्लान, फॉर एग्जांपल 2 एक्टिविटीज का, वो अप्रूव हो गया, हमने उसके अंदर बेस टाइम लगा ली। अब ये क्या हुआ कि अगर इन केस ये एक्टिविटी अपने टाइम पे ख़त्म होती है और इस एक्टिविटी के अंदर डिले आ जाता है 2 दिन का, और अगर हम बेस लाइन को अपडेट करते हैं तो बजटेड वैल्यूज विद प्लान डेट्स क्या करती हैं कि यहाँ तक अपडेट हो जाती हैं। लेकिन इशू कहाँ पे आता है, इशू तब आता है कि अगर इसके साथ एक तीसरी भी एक्टिविटी है और वो हमारे पास क्या है, उसकी वैल्यू यहाँ पे आ रही है, बीच में फंड का इशू हुआ,
उस फंड के इशू की वजह से क्या होता है कि आपका इस पॉइंट से लेकर, फॉर एग्जांपल, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक कंट्रैक्टर ने काम को स्टॉप कर दिया है। वो स्टॉप क्यों किया है? वो किसी भी रीजन की वजह से स्टॉप कर सकता है। या तो फंड की वजह से कर सकता है, या ड्राइंग्स की वजह से कर सकता है, या सप्लायर इश्यूज की वजह से कर सकता है, लैंड एक्वायर होने की वजह से कर सकता है। इसके अलावा फोर्स मेजर की वजह से कर सकता है, अर्थक्वेक की वजह से कर सकता है, किसी वजह से भी कर सकता है। अब अगर आप अपडेट करेंगे तो आपकी ये बेस लाइन जो है ये तो अपडेट हो जाएंगी अपने टाइम पे, लेकिन ये नहीं हो पाएगी। जो जो अगर बीच में एक्सटेंशन हम प्रोवाइड करते हैं, एक्सटेंशन प्रोवाइड करते हैं, तो वो बेस लाइन अपडेट नहीं होती। ये एक अपना सिनेरियो है P6 का। तो लेकिन इसके लिए अगर हम कन्वर्ट कर लें बजटेड वैल्यूज विद करंट डेट्स, यानी हमें उस चीज को फॉलो करो जो हम करंट डेट के ऊपर उसको हम अपडेट करना चाहते हैं, तो फिर क्या होगा? ये भी हमारे पास जो है, ये भी हमारे पास एट द सेम टाइम अपडेट हो जाएगी। ये भी अपडेट हो जाएगी और ऑटोमेटिकली ये भी अपडेट हो जाएगी। ठीक है। सो देयर फोर आपने क्या करना है, आपने हमेशा इसको बजट वैल्यूज विद करंट डेट से रखना है, क्योंकि ये अभी तो काम नहीं आएगा लेकिन एग्जीक्यूशन में इसका बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, हमेशा एक बात याद रखनी है, इट प्लेज ए मेजर रोल इन द एग्जीक्यूशन। अगर क्लाइंट आपसे कह रहा है कि मुझे उस एक्टिविटी के अंदर जो है क्या कहते हैं एक्सटेंशन दिखाओ जहाँ पे उसने काम रोका था, आप उसको दिखा देते हो, उसको नेक्स्ट स्ट्रेचिंग एक्टिविटी भी कहते हैं, दिस कॉल्ड नेक्स्ट स्ट्रेचिंग। उसके बाद कहता है ठीक है अब इसको अपडेट करो। आप अपडेट करोगे, जब तक करते रहोगे नहीं होगा, जब तक आप यहाँ पे आके इसको करंट डेट नहीं करोगे। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, नोट इट इन द रजिस्टर। और समटाइम इंटरव्यू में भी पूछते हैं ये चीज़। रिपोर्ट्स हैं, इसको छोड़ दें, हम रिपोर्ट्स जो हैं वो डैशबोर्ड की बनाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस हैं, इसको भी छोड़ दें। रेट टाइप है, स्टैंडर्ड रेट हो गया। इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री यहाँ पे आपने इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन आपने सेलेक्ट करनी है। ठीक है। और यहाँ पे आपके पास है एक्सेप्शन साइट लिस्ट। एक्सेप्शन साइट लिस्ट क्या होती है? देखिए, एक्सेप्शन बेसिकली कहते हैं कि उसमें देखें, एक्सेप्शन वो क्राइटेरिया होता है कि हमारा काम होगा या नहीं होगा। ठीक है। यानी कि ये टर्मिनोलॉजी जो सीधी तरह डिफाइन होती है, ये आपकी डिफाइन होती है रिस्क एनालिसिस के अंदर। इस रिस्क एनालिसिस के अंदर मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, ये पूरा सॉफ्टवेयर तो इसमें नहीं है, बट लेट मी शो यू। अब जैसे ये हमारे पास है, कंस्ट्रक्शन का एक प्रोजेक्ट है, कुछ भी, ये ओपन कर लेते हैं। अब इसके अंदर क्या है देखें कि अब आप जब भी प्लान में आते हैं और कैलेंडर पे आते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास तीन आइटम्स हैं। एक हमारे पास है वर्किंग, एक है नॉन वर्किंग, एक है एक्सेप्शन। तो एक्सेप्शन बेसिकली क्या है? फॉर एग्जांपल मैं इस पे आता हूँ 2026 पे, और मैं यहाँ पे न्यू पे आता हूँ। अब यहाँ पे आपके सामने क्या है, एक्सेप्शन ऊपर लिखा हुआ। मैं यहाँ पे कह देता हूँ कि एक्सेप्शन की वजह क्या बनी। मैं यहाँ पे कह देता हूँ कि यार यहाँ पे फॉर एग्जांपल स्नोफॉल होनी है। अब स्नोफॉल मेरी एक ही दिन होनी है। अब एक दिन होनी है तो एक्सेप्शन लिस्ट क्या है कि आपने इस दिन वर्क करना है या नहीं करना। अगर मैं कहता हूँ इस वक्त हमने वर्क को नहीं करना, ओके, तो यहाँ पे आपका एक येलो आ जाता है, इट मीन्स दैट ये आपकी एक्सेप्शन लिस्ट है। ठीक है। आपकी 25 तारीख को एक्सेप्शन हुई, उस एक्सेप्शन के अंदर क्या चांसेस हुए, आइदर यू आर वर्किंग और नॉट। खैर, रिस्क एनालिसिस के अंदर पार्ट भी आ जाता है, डिफरेंट चीजें हैं। तो अभी तक ये प्लानिंग वालों ने स्टार्ट नहीं किया, बट इसकी मैंने ऑलरेडी एक स्लाइड्स भी बना रखी हैं, और आई एम गोइंग इन मोर एंड मोर डीप इन द रिस्क एनालिसिस एज वेल। ठीक है। तो आपके पास जो एक्सेप्शन साइट लिस्ट होती है वो भी कुछ इसी चीज़ों को लेके होती है। जैसे आप फॉर एग्जांपल स्नोफॉल आप यहाँ पे कह दो, डिफरेंट चीज़ें आप यहाँ पे उसकी अब स्नो है कितने परसेंटेज में आप दे सकते हो, 40% है, 30% है, वट एवर, कुछ भी आप यहाँ पे उसके जो भी फॉल आ रहा है आप यहाँ पे उसको प्रोवाइड कर लो। 20% आप 30%, वट एवर जो भी है। ठीक है। तो आपके पास साइट एक्सेप्शन इसलिए यूज होती है, लेकिन यहाँ पे हम एक्सेप्शन लिस्ट शो नहीं करते, ये रिस्क एनालिसिस की बातें हैं, हम वहां पे लेके जाते हैं।
तो आपने क्या करना है, आपने एडमिन प्रेफरेंस के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल जनरल में जो वीक आप स्टार्ट कर रहे हैं आप वो वीक सेलेक्ट करें। ड्यूरेशन पे कोई इफेक्ट नहीं आता, इसको 7 करें या 20 करें या 10 करें, कोई टेंशन नहीं है। डेटा लिमिट में इसको 50 करें, इसको मैक्सिमम कर लें, 50 पे रख लें। और इसको अगर आप इंक्रीज भी करते हैं तो इसके ऊपर भी कोई टेंशन नहीं है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। इसके अलावा आपके पास क्या है कि यहाँ पे आईडी लेंस है, आईडी लेंस को आपने मैक्सिमम रखना है क्योंकि ऑलरेडी ये बहुत ज़्यादा कम है। ठीक है, ये भी 40 रिसोर्स आईडी मैक्सिमम करेक्टर हम ऊपर लेके जाते हैं। 200 पे चला गया, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है, अगर चला भी जाए तो कोई मसला नहीं है इसके अंदर। ठीक है। अच्छा, उसके बाद कास्ट अकाउंट है, ये भी 20 से ऊपर नहीं जा रहा और ये भी 20 से ऊपर नहीं जा रहा। ठीक है। तो जितना मैक्सिमम हो उतना उतना ठीक है, कोई मसला नहीं होता। इसके अलावा आपके पास अर्न वैल्यू है, अर्न वैल्यू में इसको आपने चेंज करके विद करंट डेट्स रखना है। मैंने बता दिया क्यों रखना है, क्योंकि एग्जीक्यूशन में स्केजुअल कास्टिंग कास्ट लोडिंग तक ये चीज़ आपको कुछ नहीं कहेगी, लेकिन एग्जीक्यूशन में मसला करेगी। ऑप्शंस में, अच्छा यहाँ पे आपके पास क्या है कि ओके हो गया। इंडस्ट्री आपने ये सिलेक्ट करनी है, साइड एक्सेप्शन इसको छोड़ दें, इसका कोई फायदा नहीं। ठीक है। तो बस इसको आप यहाँ तक जो मैंने बताया इसमें चेंजेस कर लें। बाकी इंशाल्लाह वी विल स्टार्ट ऑन मंडे। तो वैसे हमने आज करना तो ये था डिफॉल्ट एंड दिस वन, लेकिन नहीं हो सका। खैर कोई मसला नहीं है, डेट टॉपिक हमारा कवर हो गया, आधा टारगेट पूरा हो गया।